ओके। वंस अगेन गुड मॉर्निंग। बहुत वेट कर लिया हमने, 15 मिनट दे दिए हैं। अब इसके बाद जो भी आएगा तो देखा जाएगा। शुरू करते हैं हम लोग। सो टुडे वी आर हियर टू डिस्कस द एक्सरसाइज क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर 1। चैप्टर खत्म हो चुका है, एक्सरसाइज क्वेश्चन आज हम डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद ये चैप्टर खत्म। और फिर आपका टेस्ट का काम रह जाएगा, तो मे बी आई मे कंडक्ट टेस्ट टुमारो, तो उसके लिए तैयार रहना है। सो लेट अस स्टार्ट। सब लोग अपना इको का बुक निकाल के एक्सरसाइज क्वेश्चन जरा ओपन कर लें। आपको ये एक्सरसाइज क्वेश्चंस का सॉल्यूशन भेज दूंगा मैं। अभी फिलहाल जो है बस आपको ये समझना है कि क्या क्या है, आंसर्स क्या क्या होंगे, किस तरह से लिखना है। आर यू एबल टू सी दिस पेज? पेज देख पा रहे हैं सब लोग? Yes, sir. We are able to see the page. Yes, sir. सो फर्स्ट क्वेश्चन रीड आउट करो पल्लवी, इसमें एक्सरसाइज में से। हेलो हेलो। एक्सरसाइज क्वेश्चंस में से, हाँ, एक्सरसाइज क्वेश्चन में से पहला क्वेश्चन रीड करो। सर पहला, हाँ दिख गया। लोकेशन, सर ये वाला लोकेशन नहीं, वाला। अरे ये सॉल्यूशन है। एक्सरसाइज में सर से क्वेश्चन रीड करो। मेरे पास बुक ही नहीं है। चलो हेलो। अच्छी बात है, इससे बढ़िया तो क्या ही हो सकता ये सर मुझे है, इससे मिला अच्छा ही क्या ही नहीं। हो सकता है। चलो अब क्या कर सकते हैं, किसी के पास बुक हो तो पढ़ो। सर मेरे पास है। हाँ पढ़ो, पहला क्वेश्चन क्या है? Every village in India is surveyed once in 10 years during the census, and some of details are presented in the following format. Fill up the following based on information on Palampur. A. Location. B. Total area of the village. C. Land use in hectares. क्या होता है कि हर 10 साल में सेंसस होती है, जनगणना होती है, जनसंख्या की गिनती होती है हमारे इंडिया में। जैसे अभी 2011 में हुई थी, तो अभी 2021 में फिर से सेंसस होती है, तो हमें उसमें बहुत सारी जानकारी मिलती है जो की जाती है। 1 मिनट होल्ड करेंगे। हेलो हेलो हाँ सर बोलिए। जी। बात बात करना, अभी मैं थोड़ा क्लास व्लास में। हाँ 11:30 के बाद। थैंक यू। तो जब सेंसस ऑफ इंडिया, जब सेंसस होती है हर 10 साल में, जैसे 2021 में होंगी अब, तो उससे बहुत सारी जानकारी मिलती है हर एक विलेज के बारे में। तो ये एक विलेज के बारे में हमें फॉर्मेट दिया हुआ है, उसमें हमें पालमपुर के बारे में भरना है। पालमपुर के बारे में जितना भी हमने पढ़ा है उसके बेसिस पे, जैसे पहला है लोकेशन। तो लोकेशन उसने बताया है कि इस तरह का कोई गांव नहीं है, बट इसका जो स्टोरी है वो वेस्टर्न यूपी में एक डिस्ट्रिक्ट है बुलंदशहर। वहां के जो वहां का जो मतलब जैसा भी सिस्टम है एग्रीकल्चर का, उस उससे मिलता जुलता है इसकी स्टोरी, है ना। तो बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट में अगर एक विलेज है तो उससे थोड़ी सी मिलती जुलती है, तो इसका लोकेशन भी पालमपुर का हम कहाँ देंगे कि बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट वेस्टर्न यूपी। ये वेस्टर्न यूपी के बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। देन टोटल एरिया ऑफ द विलेज, ये 2 to 6 हेक्टेयर है, ये आपको बुक में भी मिल जाएगा आराम से। देन लैंड यूज, इसमें लैंड यूज में आप देखिए कल्टीवेटेड लैंड है, और लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, एरिया कवरिंग ड्वेलिंग्स, रोड्स, पॉन्ड्स, ग्रेजिंग ग्राउंड। तो 200 जो है इरिगेटेड एरिया है। और कल मैंने बताया था कि पालमपुर में वेस्ट लैंड है ही नहीं, ऐसा कोई लैंड नहीं है जो अनइरिगेटेड हो, जिसमें खेती ना हो रही हो। तो यहाँ 0 है। और ये हो गया 26, यानी ऐसा एरिया जो रहने के लिए यूज हो रहा है, जहाँ रोड्स है, पॉन्ड्स है, पशुओं के चराने के लिए ग्राउंड्स हैं,
ये सारा टोटल मिला के 26 हेक्टेयर्स है। तो 200 इरिगेटेड हो गया, अनइरिगेटेड 0 है, और 26 है जो बाकी चीजों के लिए यूज हो रहा है, रहने के लिए या रोड्स के लिए। तो ये टोटल एरिया हो गया पालमपुर का 2 to 6 हेक्टेयर, जो मैंने बी पार्ट में लिखा हुआ है। देन फैसिलिटी की बारी आती है। एजुकेशन क्या क्या फैसिलिटी है, मेडिकल का क्या है, मार्केट का क्या है, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, कम्युनिकेशन क्या है, नियरेस्ट टाउन क्या है। तो एजुकेशन के लिए हमने पढ़ा है कि देर आर 2 प्राइमरी स्कूल्स एंड 1 हाई स्कूल। देन मेडिकल के लिए हमने पढ़ा है कि 1 प्राइमरी हेल्थ सेंटर एंड 1 प्राइवेट डिस्पेंसरी। मार्केट, यहाँ रायगंज एक छोटा विलेज है, उसमें भी मार्केट अच्छा है, और एक फिर उसके बाद टाउन है शाहपुर, तो ये भी है। इलेक्ट्रिकल सप्लाई में, इलेक्ट्रिक सप्लाई हमने पहले ही पढ़ा है कि इलेक्ट्रिसिटी पालमपुर में बहुत पहले आ गई थी, और मोस्ट ऑफ द हाउसेज हैव इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन। ज्यादातर हाउस में, ज्यादातर घरों में इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन अवेलेबल है। सो मोस्ट ऑफ द हाउसेज हैव इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, एंड इलेक्ट्रिसिटी पावर्स ऑल द ट्यूबवेल्स इन द फील्ड्स एंड इज यूज्ड इन वेरियस टाइप्स ऑफ स्मॉल बिजनेसेस। ना कि घरों में ही, बल्कि खेतों में भी बिजली का यूज करके जो है ट्यूबवेल्स वगैरह चलाए जाते हैं। देन कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का मतलब जो है ये आसपास के गांव और शहरों से कैसे जुड़ा हुआ है। तो इसमें हमें पता है कि इट इज वेल कनेक्टेड विद नेबरिंग विलेजेस एंड टाउन्स 3 किलोमीटर फ्रॉम रायगंज। इसके पास एक विलेज है, इसका नाम रायगंज है, और ऑल वेदर रोड कनेक्ट्स इट टू रायगंज एंड फर्दर ऑन टू शाहपुर। पालमपुर से रायगंज और रायगंज से शाहपुर के बीच में जो रोड्स हैं वो बढ़िया रोड है, ऑल वेदर रोड्स हैं, यानी हर सीजन में काम करने वाली रोड है, कभी खराब नहीं होती है, बढ़िया कंडीशन में है। देन ट्रांसपोर्ट के क्या क्या साधन है, मेनी काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट लाइक बुलोक कार्ट, टोंगास, बॉगीज, मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक्स, ये हम सबने पढ़ चुके हैं कि ट्रांसपोर्ट में क्या क्या वहां साधन हमें दिखाई दे देते हैं। देन नियरेस्ट टाउन है, तो नियरेस्ट टाउन कौन सा है, शाहपुर है। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। हमने पालमपुर के बारे में बेसिक जानकारी जो चैप्टर में पढ़ी है वो हमने यहाँ लिखी है। इसमें किसी को कुछ पूछना हो तो पूछिए, फिर आगे चलते हैं हम। सर। हाँ बताओ। सर नियरेस्ट टाउन तो रायगंज भी था ना? वो विलेज है सर, टाउन नहीं है। ओके सर। वो विलेज है। टाउन की बात करेंगे तो वो शाहपुर है। रायगंज इज ए बिगर विलेज। देन सेकंड क्वेश्चन पढ़ोगे, कौन पढ़ेगा बुक में से? सर मैं पढ़ती हूँ। पढ़िए। Modern farming methods require more inputs which are manufactured in industry. Do you agree? इसका मतलब समझाओगे? सर मॉडर्न मेथड जो मतलब मैन्युफैक्चर मतलब इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चर करने के लिए जो रिक्वायर्ड होता है, मॉडर्न फार्मिंग मेथड रिक्वायर्ड इनपुट्स व्हिच आर मैन्युफैक्चर्ड। मतलब सर मॉडर्न फार्मिंग मेथड में जो इनपुट्स जो यूज होता है इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चर के लिए, वो ज्यादा होता है क्या? क्या हम इसका एग्री कहने करते का हैं उसके मतलब साथ? है, देखो, देर आर 2 टाइप्स ऑफ फार्मिंग बेसिकली। वन इज मॉडर्न फार्मिंग एंड वन इज ट्रेडिशनल फार्मिंग। यानी एक तो फार्मिंग वो जो अभी मॉडर्न आज के टाइम पे हो रही है, एक फार्मिंग वो जो पहले हुआ करती थी। तो वो कह रहा है कि जो मॉडर्न फार्मिंग है उसमें ज्यादातर जो चीजें यूज हो रही है वो क्या है, फैक्ट्री में बनती है। डू यू एग्री? तो कल हमने मॉडर्न फार्मिंग के बारे में पढ़ा था कि मॉडर्न फार्मिंग में क्या क्या चीजें आती है। तो उसमें बहुत सारी चीजें आती है, जैसे ट्यूबवेल का यूज करना है, मशीन्स का यूज करना है, पेस्टिसाइड्स का करना है, इंसेक्टिसाइड्स का करना है। तो ये सारी चीजें हैं, कहाँ बनती है, ये सारी फैक्ट्रीज में बनती है। तो यस, वी हैव टू बी एग्री दैट मॉडर्न फार्मिंग रिक्वायर्स implements और इंस्ट्रूमेंट दैट आर मैन्युफैक्चर्ड इन द इंडस्ट्रीज। जैसे इसमें मैंने लिख रखा है तो इसको पढ़ रहा हूं मैं, कि ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड इन्वॉल्व द यूज ऑफ रिलेटिवली लो yielding seeds which require less water for irrigation. Farmers used cow dung and other natural manure as fertilizers. All these elements are readily available with the farmers. This makes them less dependent on industrial output. ट्रेडिशनल फार्मिंग यानी जो पहले जो फार्मिंग होती थी उसमें क्या होता था, ये
ज्यादातर जो चीजें हैं जो जैसे मान लो सीड्स भी जो यूज होते थे, तो वो कम क्वालिटी के सीड यूज होते थे। तो HYV सीड्स नहीं होते। जैसे मान लो जो फार्मर उगाते थे उन्हीं में से ही कुछ सीड्स रख लेते थे नेक्स्ट टाइम के लिए, जिनको पानी की आवश्यकता भी कम थी। और फिर फार्मर जो है फर्टिलाइजर के लिए मैन्योर, जो घर में खाद जो बनती थी पशुओं से, उसी को यूज करके जो है वो खेतों में फर्टिलाइजर के रूप में यूज कर लेते थे। ये सारे के सारे जो इम्प्लीमेंट्स हैं, चाहे मैन्योर हो गया या जो कम क्वालिटी के सीड्स हो गए, ये सारे के सारे घरों में बन जाते थे। तो इसलिए फार्मर्स को इंडस्ट्री पे डिपेंड नहीं होना पड़ता था। दिस वाज द ट्रेडिशनल फार्मिंग। ट्रेडिशनल फार्मिंग का मतलब पुराने टाइम की जो फार्मिंग थी वो। लेकिन मॉडर्न फार्मिंग में देखिए, आगे जो नेक्स्ट पैराग्राफ में पढ़ रहा हूँ, कि मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स ऑन द अदर हैंड इन्वॉल्व द यूज ऑफ हाई रीडिंग वेराइटी सीड्स। HYV सीड्स का यूज होता है। These seeds require a combination of chemical fertilizer, केमिकल फर्टिलाइजर भी चाहिए, पेस्टिसाइड भी चाहिए, एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट जैसे आजकल ट्रैक्टर यूज होता है, इरिगेशन की फैसिलिटी यूज होती है जैसे ट्यूबवेल्स हो गया, ये सारे इनको चाहिए। तो ये सारे कहाँ बनते हैं? ये सारे इंडस्ट्री में बनते हैं। इसलिए it would be right to say that modern farming methods make use of a greater number of industrial outputs as compared to traditional farming methods। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि आज की जो मॉडर्न फार्मिंग है उसको ज्यादा इंडस्ट्रियल आउटपुट चाहिए, यानी ऐसी चीजें खेती में यूज करने के लिए चाहिए जो ज्यादातर इंडस्ट्री में बनती है, ना कि जो घर में बनती है। ट्रैक्टर है, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, ट्यूबवेल, ये घर में नहीं बनेंगे। ये कहाँ बनेंगे? ये इंडस्ट्री में बनेंगे। तो आज की जो फार्मिंग है, इट इज इनकम्प्लीट, इट इज इट इज ऑफ नो यूज विदाउट दिस इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर के बिना, फैक्ट्री के बिना आज की फार्मिंग को इमेजिन करना भी मुश्किल है। तो यस, वी एग्री दैट मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स depend mainly on industrial outputs. They use the implements, they use various types of elements which are produced in the industry. So yes, modern farming is dependent on industries। ये समझ में आ गया? अगर नहीं आया तो पूछ सकते हैं इसमें। समझ में आ गया सबको? यस सर। यस सर, समझ में आ गया। ठीक है। देखो ये हालांकि मैंने इसको डिटेल में लिखा है, थोड़ा बड़ा है आंसर, आप इसको सिंपल लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। बात ये है कि जो बात कहना चाहते हैं, जो मेन मुद्दे की बात है, वो हमें कहना जरूरी है। तो आप इसको अपनी लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है। बट द मेन थिंग इज यू शुड बी एबल टू कन्वे योर आइडिया, जो कहना चाहते हैं उसको कन्वे कर पाए। थर्ड क्वेश्चन पढ़ेंगे, कौन पढ़ेगा? सर मैं मतलब संस्कृति। हाँ, मधु, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सर। हाँ मधु जी, पढ़ो। How did the spread of electricity help farmers in Palampur? इलेक्ट्रिसिटी ने पालमपुर को कैसे हेल्प किया? द स्प्रेड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जैसे जैसे इलेक्ट्रिसिटी पालमपुर में जैसे वो फैलती गई, या उसका डेवलपमेंट जैसे जैसे होता गया, तो पालमपुर को कैसे उसने हेल्प किया? तो कोई बताना चाहेगा आंसर? सर, जी। इलेक्ट्रिसिटी में पालमपुर में पहली आ गई थी इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए वहाँ पर जो इरिगेशन फैसिलिटी थी वो ज़्यादा इम्प्रूव हो गई थी। लोग ट्यूबवेल्स का यूज़ करने लग गए थे वहाँ पर, तो बिल्कुल उनकी बिल्कुल फैसिलिटी अच्छी होती थी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। पालमपुर का ये फायदा हुआ कि उसमें इलेक्ट्रिसिटी बहुत पहले आ गई थी। और इसने, इलेक्ट्रिसिटी ने क्या किया, घरों में तो देखो यूज होती है कि मोस्ट ऑफ द हाउसेज हैव इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, बट अपार्ट फ्रॉम हाउसेज द इलेक्ट्रिसिटी इज ऑल्सो यूज्ड इन द फील्ड्स। जो पुराने टाइम पे पर्शियन व्हील्स, आप लोग नेट पे सर्च करना कि पर्शियन पर्शियन व्हील से पानी कैसे लगाते थे। तो वो क्या करते थे, बैल के पीछे जो है उसको खींचते थे व्हील को, जिससे पानी जो है कुएं से निकाला जाता था। और उससे क्या होता था, कम एरिया इरिगेट होता था ज्यादा टाइम में। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी के आने से पूरा का पूरा इरिगेशन का जो सिस्टम है वही बदल गया।
तो इसमें मैं पढ़ रहा हूँ थर्ड में, द स्प्रेड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन पालमपुर ट्रांसफॉर्म द सिस्टम ऑफ इरिगेशन इन द विलेज। पूरा का पूरा जो सिस्टम है इरिगेशन का वो उन्होंने एक तरह से ट्रांसफॉर्म कर दिया। पर्शियन व्हील्स वर रिप्लेस्ड बाय इलेक्ट्रिक रन ट्यूबवेल्स। पर्शियन व्हील का मतलब पुराने टाइम पे पर्शियन व्हील एक जो सिस्टम होता था कुएं से पानी निकालने का, उसको अब क्या किया, जो इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले जो ट्यूबवेल्स थे उन्होंने उसको रिप्लेस कर दिया। अब पानी किससे दिया जाने लगा, ट्यूबवेल से दिया जाने लगा, इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले। तो कम टाइम में ही ज्यादा जो है वो पानी अब फसलों को दिया जाने लगा। विच reduce the dependence of farmers upon rainfall and enable large area of land to be irrigated। इससे क्या हुआ, फार्मर्स का जो लोग हमारे फार्मर्स जो पहले रेनफॉल पे डिपेंड करते थे, मानसून पे डिपेंड करते थे, अब वो मानसून पे डिपेंड नहीं करते थे। वो क्या करते थे, जब उनको लगता था कि फसल में अब पानी की जरूरत है, वो ट्यूबवेल चलाते थे और कम टाइम में ज्यादा एरिया को इरिगेशन दे देते थे। सो इससे क्या हुआ पालमपुर में, बाय मिड 1970s द एंटायर कल्टीवेटेड एरिया ऑफ 200 हेक्टेयर वाज इरिगेटेड। जैसा हमने पढ़ा ना अभी इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में कि 200 हेक्टेयर एरिया जो है पालमपुर का इरिगेटेड है। तो 1970 के बीच तक यानी 1975 तक, ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिसिटी, ड्यू टू द यूज ऑफ these ट्यूबवेल्स, एंटायर एरिया ऑफ 200 हेक्टेयर्स वाज अंडर इरिगेशन। पूरा का पूरा 200 हेक्टेयर एरिया गांव का जो कल्टीवेबल एरिया था पूरा का पूरा इरिगेशन के अंडर में आ गया। सो ड्यू टू दिस इंप्रूवमेंट इन इरिगेशन फैसिलिटी, फार्मर कुड ग्रो 3 क्रॉप्स इन ईयर। अब जब पानी की अच्छी सुविधा होगी तो फार्मर्स ने क्या करना शुरू किया, एक साल में 3-3 फसलें उगाने लगे। यानी वो क्या यूज करने लगे, कौन सी प्रोसेस को यूज करने लगे, मल्टीपल क्रॉपिंग वो यूज करने लगे। ठीक है, ये समझ में आ गया सबको? यस सर, समझ में आ गया। किसी को नहीं समझ में आया हो तो पूछ सकता है। चलो मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं पानी पी लेता हूं तब तक। फोर्थ क्वेश्चन पढ़ने के लिए तैयार रहिए। कौन पढ़ेगा? सर मैं पढ़ूंगा। आयुष? यस सर। हाँ पढ़ो, It is क्वेश्चन important. पढ़ो। Question number 4. It is important to increase the area under irrigation. Why? ये है कि इस कि ये जरूरी है क्या कि जो इरिगेशन के अंडर में एरिया आता है, यानी जो हमारा वो एरिया जहां पानी पहुंचाया जा सकता है, जहां सिंचाई होती है, तो उसको इरिगेशन के अंडर में लाना जरूरी है क्या, या उसको हाँ उसका स्प्रेड करना जरूरी है क्या? यानी ऐसा एरिया जो खाली पड़ा है जहाँ इरिगेशन नहीं हो सकती है, जैसे हमारे यहाँ रेगिस्तान है, वहां इरिगेशन नहीं हो सकती है तो उस एरिया में कोई खेती नहीं होती है। तो ऐसे एरिया को जहाँ इरिगेशन नहीं होता है, अभी जहाँ पानी नहीं पहुंचाया जा सकता, उसको इरिगेशन के अंडर में लाना जरूरी है क्या? कोई आंसर बताएगा इसका? यस सर। इसका कॉमनली जवाब दो, ऐसा मैन्युफैक्चर्ड जवाब नहीं चाहिए, जो आपको एक कॉमन सा है कि उससे फायदा क्या होगा। कोई ऐसा एरिया है जो इरिगेशन के अंडर में नहीं है,
तो उसको इरिगेशन करने से क्या फायदा हो जाएगा? तो वही उसका रीजन हो जाएगा। सर बताइए। अगर कोई ऐसा एरिया है, सर हाँ अगर कोई ऐसा एरिया है जो इरिगेशन के अंडर नहीं है, तो सर वहां पे कोई क्रॉप उगाई नहीं जा सकती। अगर सर उस एरिया को हम इरिगेशन के अंडर लाएंगे तो सर वहां पे भी क्रॉप उगाई जा सकती होगी। इसकी इससे सर जो क्रॉप ज्यादा हम्म मैन्युफैक्चर होगी सर। नहीं होती थी जहाँ पे, वहां पे भी मैन्युफैक्चर हो पाएगी सर। हाँ हाँ। तो देखिए सिंपल सी बात है, मैंने जैसे पहले भी बताया कि जो एरिया है हमारा, जिस जहां जहां हम खेती कर सकते हैं वो एरिया फिक्स है, उसको बढ़ा के बड़ा नहीं किया जा सकता है। तो अब पॉपुलेशन बढ़ रही है दिनों दिन, तो पॉपुलेशन को फीड करने के लिए, उनको खिलाने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि जो एरिया जितना भी है अभी एग्रीकल्चर जहां हो रहा है उसको हम थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं ताकि प्रोडक्शन ज्यादा हो जाए। तो इसका आंसर है, मैं पढ़ रहा हूं यहां से, अ लार्ज पोर्शन ऑफ द कल्टीवेबल लैंड इन इंडिया इज नॉट वेल इरिगेटेड, इट इज डिपेंडेंट एंटायरली अपॉन रेन्स। बहुत सारा एरिया बेकार पड़ा है इंडिया में जो मेनली रेन पे डिपेंडेंट है। एज ए रिजल्ट, when rains are late or are inadequate, farmers incur much loss. Due to crop failure, farmers are not able to survive, and we hear many cases of farmers committing suicide. तो कम एरिया है उनके पास, इसलिए अगर मान लो, और वो भी एरिया क्या है, वो मानसून पे बेस्ड है, तो कई बार अगर फसल जैसे रेन है, रेन मानसून है या बारिश जो है, अगर ना होए या बहुत ज्यादा हो जाए तो उससे फसल उनकी खराब हो जाती है और फार्मर्स को बहुत लॉस होता है। तो इस वजह से कई बार क्रॉप फेलियर, इसको क्रॉप फेलियर बोलते हैं, जब बारिश नहीं होती है और फसलें नहीं होती है, दैट इज क्रॉप फेलियर। तो क्रॉप फेलियर होने की वजह से बहुत सारे फार्मर्स सुसाइड कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, जो बड़ा ही हमारी कंट्री के लिए एक बहुत ही बुरी बात है। तो इस तरह की सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए, अगर उस फार्मर के पास जो एरिया था वो मानसून पे डिपेंडेंट ना होता, रेन पे डिपेंडेंट ना होता, तो उसको ये सिचुएशन नहीं फेस करनी पड़ती। सो टू अवॉइड सच सिचुएशन, इट इज इम्पोर्टेंट फॉर द एंटायर cultivable area of the country to be brought under the protective shield of proper irrigation facility। इसलिए ये जरूरी है कि जितना भी हमारा कल्टीवेबल एरिया है जहाँ खेती हो सकती है उसको इरिगेशन के अंडर में लाया जाए, ताकि उसको एक प्रोटेक्शन मिल जाए कि अगर बारिश ना भी हो तो उनकी फसलें खराब नहीं होगी। अ गुड इरिगेशन सिस्टम प्रोवाइड्स अ सेंस ऑफ स्टेबिलिटी टू द फार्मर एंड ऑल्सो एनकरेजेस हिम to practice newer farming methods and patterns to maximize the productivity from his land। तो अगर इरिगेशन सिस्टम अच्छा होगा तो फार्मर को एक स्टेबिलिटी होगा, उसको एक सुरक्षा मिलेगी कि मेरी इनकम सेफ है, मेरा क्रॉप फेलियर नहीं होगा, मुझे सुसाइड नहीं करनी पड़ेगी। और उसको एक एनकरेजमेंट मिलती है, उसको एक मोटिवेशन मिलता है कि वो नए नए फार्मिंग मेथड्स यूज करें, नए नए पैटर्न्स यूज करें, जिससे प्रोडक्टिविटी है, यानी उसके लैंड में जितना प्रोडक्शन हो रहा है वो बढ़ जाए। तो इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ब्रिंग द अनइरिगेटेड एरिया अंडर इरिगेशन। इज इट अंडरस्टूड टू ऑल? सबको मालूम चल गया? यस सर। समझ में आ गया? यस। यस सर। हाँ, यस सर। पूछिए पूछिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई ऐसा पढ़ेगा जिसने पढ़ा नहीं है अभी तक? अभिषेक है? यस सर। बुक है इको की? यस सर, बुक है। तो पढ़ो फिर, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 5। Construct a table on the distribution of land among the 450 families of Palampur। ये क्वेश्चन हमारा डायरेक्ट उसमें आ गया है नोट्स में, तो वहीं का वहीं टेबल हमने यहाँ भी छाप दिया है। 150 आउट ऑफ 450 फैमिली, 150 ऐसी हैं जिनके पास कोई लैंड नहीं है, लैंडलेस है। 240 ऐसी हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम है, दे कम अंडर स्मॉल फार्मर्स। और 60 फैमिलीज ऐसी हैं, दे आर हैविंग मोर देन 2 हेक्टेयर, दे कम अंडर मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स। और उस मीडियम और लार्ज में से भी, इस 60 में से जिनके पास 2 हेक्टेयर से ज्यादा है और 10 हेक्टेयर से कम है वो तो मीडियम में आ जाएंगे, और जिनके पास 10 हेक्टेयर से भी ज्यादा है दे विल कम अंडर लार्ज फार्मर्स। ठीक है,
तो ये फिफ्थ क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं है, ये हमने एक्सरसाइज में इसमें नोट्स में भी कर चुके हैं। सिक्स क्वेश्चन जो है कोई पढ़िए फटाफट। कोई भी पढ़ दो, आराम पढ़ो। Why are the wages for farm laborers in Palampur less than the minimum wages? अच्छा, मिनिमम वेजेस कितने हैं अभी फिलहाल इंडिया में? Sir, 350. 350 है, सबको पता है ना? 2017 के Sir, शायद 2017 300. अभी नोट्स में कितना लिखवाया था उस दिन? 300 लिखाया था। 300 पर डे है एज पर मार्च 2017। उसके बाद एज पर माय नॉलेज ये रिवाइज नहीं हुआ है, तो 300 रुपए पर डे का फार्म लेबरर का मिनिमम वेजेज है कि उसको इतना तो मिलना ही चाहिए। लेकिन पालमपुर में क्या है, 300 रुपए से कम में भी काम करते हैं। तो ऐसा क्यों है उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं, है ना? तो द रीजन फॉर, मैं इसको पढ़ रहा हूँ, द रीजन फॉर लो वेजेस फॉर फार्म लेबर्स इज द competition of work among them in the village. They know very well that the supply of labor is much more than the demand, so they themselves agree to work for wages that are lower than minimum wages. देखो, कंपटीशन जब होता है मार्केट में, जब कंपटीशन होता है तो उस चीज के उसका भाव बढ़ जाता है। तो लेबरर्स के बीच में अब सप्लाई करने वाले ज्यादा हैं। आपने देखा होगा कि मार्केट में जब कोई चीज ज्यादा आती है तो उसका दाम कम हो जाता है। अभी आप देखिए धुबरी में, आप मार्केट में कहीं भी देखेंगे तो टमाटर नहीं है। आपने ये चीज नोटिस की होगी, किसी ने नोट किया है? अरे किसी ने ये चीज नोट किया है कि मार्केट में टमाटर नहीं है? सर मैं तो 4 महीने से मार्केट ही नहीं गया। तो खाते तो होंगे, यस सर। घर में नहीं आ रहा है? यस सर है। घर में आ रहा है टमाटर? यस सर। नहीं है सर घर पे। हाँ, अगर किसी के घर में अब भी आ रहा है तो फिर वो रईस होगा। लेकिन मेरे घर में तो नहीं आ रहा है, मार्केट में पूरा देखा नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि इस टाइम पे टमाटर की जो फसल है वो खराब हो गई है, ज्यादा बारिश की वजह से सप्लाई नहीं हो रही है, कुछ भी कारण हो सकता है। अब इस टाइम पे अगर मार्केट में किसी के पास टमाटर होगा बेचने के लिए तो वो कम रेट में मिलेगा कि ज्यादा रेट में? सर ज्यादा रेट में शायद। सर ज्यादा ज्यादा रेट में रेट में मिले। मिलेगा। क्यों मिलेगा ज्यादा रेट में? क्योंकि सप्लाई कम है, पीछे से सामान आ नहीं रहा है, मार्केट में पहुंच नहीं रहा है। तो मार्केट में अगर, जैसे मान लो मुझे कोई काम पे 4 लोगों को रखना है, मैं बाजार में गया और पूछा भाई कोई काम करेगा 4 लोगों को, और अगर वहां मान लो 2 लोग आए तो वो ज्यादा पैसे मांगेंगे कि कम पैसे मांगेंगे? सर सर ज्यादा ज्यादा पैसे मांगेंगे क्योंकि ज्यादा पोजीशन। पैसे मांगेंगे, उनको पता है कि भाई हम कम है, इसको लेना ही पड़ेगा। अगर मैंने 4 लेबर मांगे और वहां 50 आ गए, तो बताओ वो कम में काम करने के लिए राजी होंगे कि नहीं होंगे? सर कम में काम करने के लिए राजी होंगे सर, क्योंकि राजी जो होंगे, सबसे कम में लेगा तो सर वो उसी को रखेगा ना, क्योंकि सबसे कम में होगा। बिल्कुल। क्योंकि यही सेम कंडीशन है पालमपुर विलेज में। लोग काम करने वाले ज्यादा हैं, लेबर ज्यादा हैं, तो उनको पता है कि अगर वो ज्यादा में काम करने के लिए अड़ेंगे तो उनकी जगह पे कम में काम करने वाला भी राजी हो जाएगा, उनका दोस्त। तो इसलिए वहां कंपटीशन है फार्मर लेबर्स के बीच में। और जब कंपटीशन होता है तो वेजेस कम हो जाते हैं, जो वो पैसे मांगेंगे वो कम हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको अच्छे से पता है कि सप्लाई ऑफ लेबर इज मोर देन द डिमांड। डिमांड कर रहा है ना, उससे ज्यादा सप्लाई है। अगर 4 लेबर मांग रहा है और 2 ही लेबर मिल रहे हैं तो वेजेस ज्यादा हो जाएंगे। लेकिन अगर 4 लेबर मांग रहा है और 50 लेबर सप्लाई हो रहे हैं, इसलिए उनका वेजेस कम हो जाएंगे। तो सेम कंडीशन पालमपुर में भी है। तो द रीजन फॉर लो वेजेस ऑफ लो फार्म लेबर्स इज द कंपटीशन। बहुत ज्यादा कंपटीशन है, इसलिए उनके जो वेजेस हैं वो कम हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट है, नेक्स्ट पैराग्राफ में, द लार्ज फार्मर्स टू एक्सप्लॉइट दिस कंडीशन ऑफ excess supply and force laborers to work for low wages. The use of modern agricultural implements like tractors, threshers, harvester also reduces the amount of agricultural labor
required. This further intensify the competition among the laborers looking for job. और क्योंकि बड़े बड़े फार्मर्स को पता है कि भाई यहाँ एक्सेस सप्लाई है, तो इसलिए वो क्या करते हैं, इस कंडीशन को पूरा फायदा उठाते हैं और फार्म जो लेबरर्स हैं उनको फोर्स करते हैं कम वेजेस में काम करने के लिए, और वो खुद भी राजी हो जाते हैं, उनको पता है कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। और आजकल क्योंकि मॉडर्न एग्रीकल्चर यूज हो रही है, मॉडर्न मेथड्स यूज हो रहे हैं, तो जहां ज्यादातर लेबर्स की जगह अब लेबर का काम कम रह गया है। अब अगर मान लो पेस्टिसाइड भी छिड़कने हैं तो मशीन से छिड़क सकते हैं, पानी लगाना है ट्यूबवेल से लगा सकते हैं, है ना। तो सारे के सारे काम, पहले बीज जैसे बोते थे तो वो लोग हाथों से बोते थे, या मान लो बैल का यूज करते थे, मान लो ऊंट का यूज करते थे, और उसके पीछे जो है लेबर को लगना पड़ता था। लेकिन आजकल क्या है, ट्रैक्टर से करते हैं, मशीनों से है, किसी की कुछ जरूरत ही नहीं है। तो लेबरर्स को ये पक्का पता है कि ये जो मशीनें आ रही है ये हमें रिप्लेस कर रही हैं, तो इससे उनकी कंडीशन और भी खराब हो रही है। इज इट अंडरस्टूड? यस सर। यस सर। एक बार समझने के बाद आप जब ये पढ़ेंगे ना तो आपको बड़े अच्छे से समझ में आ जाएगा, फिर इसको जो है अपनी लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं। देन 7 क्वेश्चन है, मैं रीड आउट कर रहा हूं, जो आपको करना नहीं है। थोड़ा सा ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव है। इन योर रीजन, talk to 2 laborers, choose either farm laborers or laborers working at construction sites. What wages do they get? Are they paid in cash or kind? Do they get work regularly? Are they in debt? आपको क्या करना है, अभी नहीं करना है ये, क्योंकि कोविड का टाइम चल रहा है, घर से बाहर नहीं जाना है। अदरवाइज आप कह देंगे कि सर ने कहा था अभी बाहर जाके जो है लेबर से बात करो, तो अभी नहीं जाना है। जब कंडीशन ठीक हो जाए, जब माहौल अच्छा हो, तो कभी हम बाद में करेंगे। तो क्या करना क्या होगा हमें, उसमें लेबरर से बात करनी है 2 से, और एक तो जो खेतों में काम कर रहा है उससे, और एक जो कंस्ट्रक्शन साइट पे जैसे मकान वगैरह बन रहा है, कहीं बिल्डिंग बन रही है, उनसे काम करना है। तो हमें उनकी बेसिकली कंडीशन जाननी है कि उनको कितने पैसे मिलते हैं दिन के, और उनको पैसे कैश में मिलते हैं, काइंड में। काइंड का मतलब होता है बेटा चीज दे देना। जैसे खेत में काम करने वाला मजदूर है, उसको पैसे ना दे के उसको अनाज दे दिया, राइस दे दिया, तो ये होता है पेमेंट इन काइंड। तो वो पूछना है कि उनको पैसे मिलते हैं या कोई चीजें मिलती है। फिर उनको पूछना है कि उनको काम रेगुलर मिलता है, या हफ्ते में मान लो 2 दिन मिलता है, 3 दिन मिलता है, या रेगुलर काम मिलता है। फिर आर दे इन डेट, डेट का मतलब होता है कर्जा, कि उनपे कोई लोन वगैरह कुछ कर्जा ऐसा कुछ है क्या। ये चीजें हमें बाद में पूछनी है, जब हम ये टाइम, जब नॉर्मल सिचुएशन हो जाएगी, जब किसी तरह का डर नहीं रहेगा, तो हम ये बाद में करेंगे, तो अभी इसको नहीं लिखना है। तो डायरेक्टली वी कम टू क्वेश्चन नंबर 8। 8 है, व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड, यूज एग्जांपल्स टू एक्सप्लेन। ये क्वेश्चन हम उसमें नोट्स में कर चुके हैं, इसका कोई आंसर फटाफट बता दे मुझे। 2 मेथड्स हैं टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड। सर क्रॉपिंग। हाँ जी बोलो। मल्टीपल क्रॉपिंग कौन बोला? मैंने संस्कृति। हाँ मल्टीपल क्रॉपिंग, शाबाश, एक मेथड ये है। दूसरा सर मॉडर्न फार्मिंग। मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स। मल्टीपल क्रॉपिंग की डेफिनेशन लिख देनी है, इट इज द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग मोर देन 1 क्रॉप ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग 1 ईयर, है ना। तो पालमपुर में हम बता देंगे कि भाई वो एटलीस्ट 2 क्रॉप्स उगा रहे हैं, और कई बार जो पोटैटो भी उगा लेते हैं एज ए थर्ड क्रॉप। तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया। फिर मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स में बता देंगे कि क्या क्या यूज होते हैं। HYV सीड्स यूज होते हैं, फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स, वीडीसाइड्स, इरिगेशन के लिए कैनाल्स, डैम्स, पंप सेट, ट्यूबवेल्स, मशीन में ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, थ्रेसर, बहुत सारी चीजें यूज हो जाती। तो ये ऑल दीज मेथड्स कम अंडर मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स। तो ये तो क्लियर है, इस पे ज्यादा मैं फोकस नहीं कर रहा हूं। आई एम डायरेक्टली कमिंग टू दिस क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, डिस्क्राइब द वर्क ऑफ अ फार्मर विद 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड। अब मुझे ये बताए कोई, जो 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड जिसके पास होगा 1 हेक्टेयर, वो किस में आएगा? वो स्मॉल में आएगा, मीडियम में आएगा, या लार्ज फार्मर में आएगा? सर स्मॉल फार्मर। स्मॉल में आएगा। स्मॉल में आएगा, तो उसकी कंडीशन अच्छी होगी या खराब होगी? सर खराब हो। खराब खराब होगी। ही हो। तो हमें बेसिकली क्या करना है, एक ऐसा फार्मर जो स्मॉल फार्मर है, जिसके पास कम लैंड है, तो उसका जो है सिचुएशन बतानी है कि किस तरह की सिचुएशन होगी। तो मैं यहां से पढ़ रहा हूं, आप मुझे फॉलो कीजिए। द सिचुएशन ऑफ अ फार्मर विद 1 हेक्टेयर ऑफ अ लैंड इज ट्रूली प्रॉब्लमेटिक।
उस फार्मर की कंडीशन जो है बहुत ही खराब होगी। सिंस द लैंड एरिया कल्टिवेटेड बाय हिम इज स्मॉल, द आउटपुट इज जनरली लो। एरिया कम है तो आउटपुट भी उसका कम होगा। द प्रोड्यूस इज बेयरली एनफ फॉर द सर्वाइवल ऑफ द फैमिली, इतना ही पैदा हो पाता है उसका प्रोडक्शन, उसकी फैमिली के लिए बहुत मुश्किल से वो सफिशिएंट होता है। टू बिगिन वर्क ऑन हिज फार्म ही हैज टू टेक लोन एट हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम लार्ज फार्म, क्योंकि उसके पास कोई कैपिटल बचता नहीं है, पिछले प्रोडक्शन से कोई पैसा बचता नहीं है, कोई सेविंग नहीं होती है, इसलिए नया प्रोडक्शन शुरू करने के लिए ही हैज टू टेक लोन्स। छोटा फार्मर क्या करता है, लोन लेता है। किस किस से लेता है? लार्ज लार्ज फार्मर सर। फार्मर, विलेज मनी लेंडर, शाबाश। और ट्रेडर्स से लेता Traders. है जो सप्लाई करते हैं। शाबाश शाबाश, पढ़ने लग गए हो भाई, बढ़िया, शाबाश शाबाश, आई एम रियली हैप्पी। तो स्मॉल फार्मर क्या करता है, ये जो काम शुरू करता है तो ही हैज टू टेक लोन एट ए हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, ऐसा लोन लेता है जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई है। किस किस से लेता है? फार्मर्स, ट्रेडर्स, मनी लेंडर, टू बाय सीड्स एंड फर्टिलाइजर, जो भी उसको खेत में चीजें जो यूज करते हैं उनको खरीदने के लिए वो लोन लेता है। ही वर्क ऑन हिज फील्ड अलोंग विद हिज फैमिली मेंबर्स, वो लेबर कहाँ से लाता है? हायर नहीं करता है, वो अपनी फैमिली मेंबर के साथ ही खेतों में काम करता है। नेक्स्ट पैराग्राफ में हम चलते हैं। Even after all their efforts of plowing and sowing seeds, the output depends upon the availability or non-availability of water for irrigation. ये सब प्रयास करने के बाद भी उसका आउटपुट किस पे डिपेंड करता है? इरिगेशन पे डिपेंड करता है, क्योंकि उसके पास इरिगेशन की फैसिलिटी अच्छी नहीं होती। तो अगर बारिश अच्छी हो जाए तो आउटपुट अच्छा होगा, अदरवाइज आउटपुट फिर नहीं होगा। If irrigation facilities are not available, then the output is more or less dependent upon rainfall, which is uncertain and erratic. अगर मान लो इरिगेशन फैसिलिटी है तो अच्छी बात है, नहीं है तो उसका आउटपुट किस पे डिपेंड करेगा? रेनफॉल पे डिपेंड करेगा, जो कि इरेगुलर होती है, जो अनसर्टेन है, उसका कोई भरोसा नहीं है कि होगी या नहीं होगी। देन नेक्स्ट, दस ही इज नॉट श्योर अबाउट हिज आउटपुट, अपने आउटपुट के बारे में वो श्योर नहीं है कितना होगा। हेंस इन ऑर्डर टू रिपे द लोन ही एंड हिज फैमिली मेंबर्स हैव टू वर्क ऑन फार्म लेबर, जैसा हमने पढ़ा है कि बड़े फार्मर्स क्या करते हैं, छोटे फार्मर्स को हायर करते हैं उनके खेतों पे काम करने के लिए। अब क्योंकि छोटे फार्मर को लोन रीपे करना है, क्योंकि उसके खेत में इतना प्रोडक्शन नहीं होता है कि जिससे लोन रीपे हो जाए, खाली उसका खर्चा चलता है, इसलिए उस लोन को रीपे करने के लिए वो क्या करता है, बड़े फार्मर के खेतों में काम करता है अपने फैमिली मेंबर्स के साथ। आफ्टर हार्वेस्ट देयर इज little or no surplus left, as almost all the produce is either used for his needs or for repaying his lenders. हार्वेस्ट के बाद उसके पास सरप्लस ज्यादा नहीं बचता है, क्योंकि उसको खुद के कंजम्पशन के लिए भी रखना है, और अगर थोड़ा बहुत बचता है तो उसको भी बेच के वो क्या करता है, लोन को रीपे करता है। The lack of savings prevent him from adopting better farming practices and improving the condition on his farm and in his house. बड़े फार्मर्स क्या करते हैं, उनके पास सेविंग्स अच्छी होती है तो वो क्या करते हैं, अच्छी अच्छी चीजें खरीद लेते हैं, वो ट्रैक्टर खरीद लेंगे, वो अच्छे सीड्स खरीद लेंगे, वो पेस्टिसाइड्स खरीद लेंगे। लेकिन छोटे फार्मर, स्मॉल फार्मर के पास इस तरह का कोई ऑप्शन नहीं होता है। As he is left with almost no working capital, his situation at the end of the day is still the same. क्योंकि उसके पास कोई वर्किंग कैपिटल यानी पैसा नहीं बचता है, इसलिए उसकी कंडीशन वैसी की वैसी ही रहती है। He is still in need of money to start working on his farm, and for this he takes more loans. फिर भी उसको जो है पैसे की जरूरत हमेशा रहती है, और क्या करता है फिर वो फिर से लोन लेता है, जबकि पहले वाला लोन वो रिपे कर भी नहीं पाता है, फिर भी उसको नया प्रोडक्शन शुरू करने के लिए उसको फिर से पैसा लेना पड़ता है। दस ही रिमेन्स इन द विशियस साइकिल ऑफ लोन्स, एक साइकिल बन जाता है कि वो कर्ज के नीचे वो उस जो उसने लोन दे रखा है उसके नीचे वो दब जाता है। ही हैज टू टेक फ्रेश लोन, और बड़े मनी लेंडर फार्मर उसको बिना पहला लोन पे किए बिना ही उसको लोन दे देते हैं, क्योंकि उसको पता है कि एक टाइम ऐसा आएगा जब इसके ऊपर इतना लोन हो जाएगा कि या तो ये सुसाइड करेगा या फिर क्या करेगा, अपना जमीन बेच के उस लोन को रिपे करेगा। तो दिस इज द कंडीशन ऑफ अ स्मॉल फार्मर। ठीक है, ये चीजें समझ में आ गई आपको किस तरह की सिचुएशन है? यस सर, समझ में आ गई सिचुएशन। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत हो पूछ सकता है, बाकी आगे बढ़ेंगे हम।
चलो नेक्स्ट है 10th क्वेश्चन है, हमें बताना है कि स्मॉल और मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स वो किस तरह से कैपिटल अरेंज करते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा है लास्ट टू लास्ट क्लास में, हमने पढ़ा था कि कैपिटल किस तरह से अरेंज करते हैं। बहुत ही आसान है ये, पल्लवी बताएगी स्मॉल फार्मर हाँ कैसे सर। कैपिटल आती है और लार्ज फार्मर और मीडियम के पास कैसे आती है। सर स्मॉल फार्मर्स जो होते हैं वो कैपिटल उनके पास नहीं होता तो वो लार्ज फार्मर से लेते हैं, शाबाश, ठीक है। विलेज मनी लैंडर से लेते हैं और ट्रेडर से लेते हैं जो मतलब कल्टीवेशन के लिए सप्लाई करते हैं चीजें। हाँ। और मीडियम एंड लार्ज फार्मर जो होते हैं वो मतलब वो पैसा सेविंग करके रखते हैं जिससे वो खरीदते हैं, अरेंज हाँ करते हैं। हाँ, ये स्मॉल फार्मर जो होते हैं वो लोन लेते हैं बड़े फार्मर से, मनी लेंडर से और ट्रेडर से। लेकिन जो मीडियम और लार्ज फार्मर्स होते हैं उनके पास खुद का सेविंग्स होता है और इसलिए उनको किसी से पैसा उधार लेने की जरूरत नहीं है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट 11 क्वेश्चन के लिए यू हैव टू ओपन पेज नंबर 9 खोलिए आप अपनी बुक का। पेज नंबर 9 लेफ्ट साइड जो है एक बॉक्स दिया हुआ है, सविता इज ए स्मॉल फार्मर, किस किस को मिला। सर मिल गया। सर मिल गया सर सर। मिल गया। Yes, sir. पेज नंबर 9 पे जो लेफ्ट साइड में जो हेडिंग है द कैपिटल नीडेड इन द फार्मिंग, उसके नीचे जो है एक बॉक्स है, सबसे नीचे एक बॉक्स दिया हुआ है। बॉक्स नेक्स्ट साइड में कंटिन्यू भी हो रहा है, वो राइट साइड में सविता इज ए स्मॉल फार्मर से वो शुरू हो रहा है। तो इस क्वेश्चन का क्वेश्चन क्या है, ये 11 क्वेश्चन ये कह रहा है कि on what terms did Savita get a loan from Tejpal Singh? Would Savita's condition be different if she could get a loan from the bank at low rate of interest? सविता एक स्मॉल फार्मर है और वो एक लार्ज फार्मर यानी जो जिसका नाम तेजपाल सिंह है उससे लोन लेती है, तो वो किस कंडीशन पे लेती है ये हमें देखना है ना। और हाँ, वो कंडीशंस क्या क्या है, उस किस पे वो लोन लेती है, और अगर उसको लोन जो है उस तेजपाल सिंह से ना मिलके अगर बैंक से मिलता तो उसकी कंडीशन अच्छी होती है क्या, ये हमें बताना है। तो ये भावेश जल्दी से पढ़ दो इस पैराग्राफ को ताकि हमें समझ में आ जाए, सब लोग सुन लें भाई। सर सविता वाला पैराग्राफ। हाँ 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 पूरा। Savita is a small farmer. She plans to cultivate wheat on her 1 hectare of land. Besides seeds, fertilizers, अब वो and सुनो सुनो pesticides. सुनो 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 सुनो, उसके पास 1 हेक्टेयर है तो स्मॉल फार्मर में आ गई ना वो। Yes, sir. हाँ ठीक है, पढ़ो। बिसाइड Be- सीड्स, Besides seeds, fertilizers, and pesticides, she needs cash to buy water and repair her farm instruments. She estimates that the working capital itself would cost a minimum of rupees 3,000. She doesn't have the money, so he decided to borrow from Tejpal Singh, a large farmer. Tejpal हाँ Singh agreed to give Savita the loan at an interest rate of 24% for 4 months, which is a very high interest rate. Savita also has to promise to work on his field as a farm labor during the harvest season at rupees 100 per day. As you can tell, these wages is quite low. Savita know that she will have to work very hard to complete harvesting on her own field. And then as a farm labor for Tejpal Singh, the harvest time is a very busy time. As a mother of 3 children, she has a lot of household responsibilities. Savita agreed to those tough conditions as she know getting a loan is difficult for a small farmer. तो बेसिकली क्या है, सविता जो है तेजपाल सिंह से लोन लेती है। तेजपाल सिंह इज ए लार्ज फार्मर और सविता स्मॉल फार्मर है, तो उसको कुछ इम्प्लीमेंट्स खरीदने के लिए, सीड्स खरीदने के लिए, पेस्टिसाइड खरीदने के लिए पैसे की जरूरत है। तो वो क्या करती है, 3,000 रुपए तेजपाल सिंह से उधार लेती है और ये 3,000 रुपए उसको 24% जो है पर एनम इंटरेस्ट रेट पे मिलते हैं। 24% पर एनम का मतलब अगर वो 100 रुपए उधार लेती है साल के, तो 1 साल बाद उसको 124 रुपीज पे करने पड़ेंगे। और ये जो 24% जो रेट है बेटा, इंटरेस्ट रेट, ये बहुत ही हाई है। अगर बैंक से लोन लेते हैं तो वो 9 या 10% होता है, तो आप देखिए कि ये डबल से भी ज्यादा इंटरेस्ट रेट है।
तो इस हाई इंटरेस्ट रेट पे भी वो लोन लेने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि उसको पता है कि लोन मिलना बहुत मुश्किल है। और उसके बदले में वो एग्री होती है कि वो लोन तो चुकाएगी विद इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के साथ वो पैसा तो देगी ही, प्लस उसको जब उसके खेत में जब काम खत्म हो जाएगा तो वो तेजपाल सिंह के खेत पे 100 रुपए पर डे के हिसाब से उस पे काम करेगी। आप देख सकते हैं कि 300 रुपीज पर डे जो है वेजेस है, मिनिमम वेजेस, लेकिन वो फिर भी कितने पे काम कर रही है, ₹100 पर डे। क्यों? क्योंकि ये मजबूरी है उसकी, उसको पता है कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट लोन एट दिस टाइम्स, छोटे फार्मर को लोन मिलना बहुत मुश्किल है। तो ये उसकी कंडीशन है जिसपे वो क्या करती है, एग्री होती है। तो इसको मैं पढ़ रहा हूँ। तेजपाल सिंह एग्रीड टू गिव द लोन ऑफ ₹3,000 एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 20% फॉर 4 months. 20% for months. He also got her to agree to work on his field during the harvest season at ₹100 per day. तो किस किस कंडीशन पे लोन मिला? एक तो उसको 24% पर हिसाब से उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा 4 महीने के लिए, और दूसरा उसको उस तेजपाल सिंह के खेत पे 100 रुपए पर डे के हिसाब से काम भी करना पड़ेगा। ये कंडीशन है। अगर उसको बैंक से लोन मिलता तो उसकी कंडीशन बेटर होती, ऑफ कोर्स बेटर होती, क्योंकि बैंक पे उसको लोन जो जब लोन लेती तो उसको ब्याज जो है, इंटरेस्ट है, वो कम देना पड़ता। और दूसरा फायदा ये भी होता, बैंक उसको ये नहीं कहता कि भाई हमारे जमीन पे आके उसको काम करना पड़ेगा, ऐसा कोई कंडीशन नहीं होती है बैंक के पास, है ना। तो दूसरा पैराग्राफ ये बता रहा है, इफ शी कुड गेट अ लोन फ्रॉम अ बैंक then her situation would definitely have been different and much better. First of all, she would have got the loan at a reasonable rate of interest. Secondly, she would have been able to focus her entire attention on her farm. She would also have been able to devote more time on her 3 children. उसके 3 बच्चे हैं और अब वो तेजपाल सिंह से लोन लिया है, तो वो क्या करेगी, अपने खेत पे काम होने के बाद वो तेजपाल सिंह के खेत पे भी काम करने जाएगी, तो वो अपने बच्चों को कम टाइम दे पाएगी। लेकिन अगर वो बैंक से लोन लेती तो उसको कम रेट पे लोन मिलता और उसको अपने अच्छे से फील्ड दे पाती, वो की तरह उसको पे काम नहीं करना पड़ता, और उसके पास इतना टाइम होता कि वो अपने बच्चों की अच्छे से। सर आपका वॉइस क्लियर नहीं आ रहा। हेलो सर आपका वॉइस सही में क्लियर नहीं आ रहा है। हेलो, आवाज सुनाई दे आपको? नहीं सर, नहीं सुनाई दे रहा है लेकिन पूरा अजीब तरीके से सुनाई दे रही लेकिन क्लियरली नहीं सुनाई दे रही। कट कट के आ रहा है। एक चीज मुझे ये आपने पढ़ लिया है, संहिता का ये पढ़ लिया है, एक चीज क्वेश्चन आपसे पूछना है कि छोटा समूह जो है उसको बैंक लोन आसानी से मिल जाता है या नहीं मिलता, और अगर नहीं मिलता तो क्या रीजन हो सकता है कि वो बैंक से लोन नहीं ले रही है, तेजपाल सिंह से लेने के लिए इतने इंटरेस्ट रेट पे भी वो राजी हो रही है, ऐसा क्यों है? सर शायद सर वो बैंक से क्यों नहीं लोन ले पाती सर? हाँ मतलब देखो, बैंक से लोन लेने में उसको कितनी सुविधा है, कम रेट में काम भी नहीं करना, ऐसा कुछ नहीं, फिर बैंक के पास क्यों नहीं जाते? सर क्योंकि बैंक को मतलब देखना पड़ता होगा कि ऐसे लोगों को वो लोन दे जो रीपे कर सके उसे। तो ऐसा वो श्योर करेगा कि ये दे पाएगा और ये नहीं दे पाएगा? हाँ, बैंक ऑब्वियसली उनको रीपे कर पाएगा, लेकिन बैंक कैसे डिसाइड करेगा कि ये दे पाएगी या नहीं दे पाएगी? अगर मान लो नहीं दे पाती तो बैंक के पास क्या ऑप्शन बचेगा? बताइए बताइए, कोशिश करिए। सर क्वेश्चन और एक बार बोलिए ना। मैं ये कह रहा हूँ, सविता ने तेजपाल सिंह से लोन लिया इतने हाई इंटरेस्ट रेट पे, तो वो बैंक से क्यों नहीं ले लेती? उसकी कंडीशन बेहतर होगी इससे। सर वो बैंक से इसलिए नहीं लेती होगी क्योंकि सर वो जो बैंक वाले होते होंगे उसको लोन नहीं देते होंगे, क्योंकि सर वो उन्हीं लोगों को लोन देते हैं जिनका क्रेडिट स्कोर अच्छा होता है, मतलब वो जिनको लो
फिर रीपे कर सके सर, उन्हीं लोगों को लोन देते हैं। सविता की हालत तो ऐसी नहीं अच्छा है सर। ठीक है, आप हाँ आंसर के बहुत क्लोज हैं। मैं एक हिंट देता हूँ कि बैंक से जब लोन लेते हैं तो बैंक कुछ गारंटी लेता है क्या हमसे कि भाई आप पे अगर नहीं करोगे, मान लो मैं 5 लाख का लोन लेके अगर पे ना करूं तो बैंक क्या कर सकता है फिर? सर वो तो ऐसा आप कुछ वो गारंटी। मतलब सविता अगर सर अगर सविता अगर उनका लोन अगर रीपे नहीं कर पाएगी तो जो बैंक है वो सविता की जो लैंड है वो कब्जे में कर लेगा अपने। तो उसके लिए क्या होता है कि बैंक जब भी लोन देता है किसी को भी, तो उससे एक गारंटी के तौर पे कुछ चीज अपने पास गिरवी रखता है। आपने गिरवी वर्ड सुना होगा कि गिरवी रखा है, हिंदी में ज्यादा यूज होता है। ये सर सुना है। सुना है सर। सर आपकी आवाज बहुत कट कट के आ रही है सर। सर आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा। सर चले गए क्या? ये भाई वेट कर रहे, आ जाएंगे सर। इसीलिए तो जब तक नहीं आते तब तक बात कर लेते हैं। ज्यादा मत बोल, हाँ सर अचानक से आ जाएंगे फिर। हेलो, आवाज आ रही है मेरी सबको? हाँ सर आ रही है। हाँ सर आ रही है अभी। आ रही है सर। यस सर आ अभी रही तो मैं ये पूछ रहा था कि जब जैसे बैंक जब भी लोन देता है तो वो क्या करता है, अपने पास के तौर पे कुछ चीज गिरवी रखवाता है। जैसे सपोज मुझे अगर चाहिए लोन का, और मेरे पास एक घर है, तो घर के जो डॉक्यूमेंट्स है, जो कागज हैं, वो बैंक अपने पास रखवाए, लोन देगा। अच्छा सपोज मेरे घर की कीमत मान लो 10 लाख है, तो मुझे बैंक 10 लाख से ज्यादा लोन देगा या 10 लाख से कम देगा? सर 10 लाख से कम देगा। सर 10 लाख से कम देगा। कम देगा, क्योंकि सपोज मेरा घर 10 लाख का है और मान लो मुझे उसने 12 लाख रुपए लोन दे दिया, तो मेरा तो फायदा हो गया ना 2 लाख का। मैं क्यों लोन जो है वापस चुकाऊंगा? मैं तो भाग जाऊंगा पैसा लेके। तो इसलिए बैंक क्या करता है, अपने पास गारंटी के तौर पे कुछ ऐसी चीज रखवाता है जिसकी कीमत लोन से ज्यादा हो। तब अगर कल को अगर वो जो लोन जिसने लिया है, अगर मान लो वो डिफॉल्टर निकल जाए या मान लो पैसा लेके भाग जाए, तो बैंक क्या करेगा, उसकी सारी प्रॉपर्टी को बेचना शुरू कर देगा। आपने विजय माल्या का नाम सुना होगा? यस सर सुना है। Yes, sir. Yes, sir. नहीं पंजाब सुना सर। नेशनल बैंक। हेलो, आवाज आ रही है मेरी सबको? हाँ सर आ रही है। हाँ सर आ रही है अभी। आ रही है सर। यस सर आ अभी रही तो मैं ये पूछ रहा था कि जब जैसे बैंक जब भी लोन देता है तो वो क्या करता है, अपने पास के तौर पे कुछ चीज गिरवी रखवाता है।
जैसे सपोज मुझे अगर चाहिए लोन का, और मेरे पास एक घर है, तो घर के जो डॉक्यूमेंट्स है, जो कागज हैं, वो बैंक अपने पास रखवाए लोन देगा। अच्छा, सपोज मेरे घर की कीमत मान लो 10 लाख है, तो मुझे बैंक 10 लाख से ज्यादा लोन देगा या 10 लाख से कम देगा? सर 10 लाख से कम देगा। सर 10 लाख से कम देगा। कम देगा, क्योंकि सपोज मेरा घर 10 लाख का है और मान लो मुझे उसने 12 लाख रुपए लोन दे दिया, तो मेरा तो फायदा हो गया ना 2 लाख का। मैं क्यों लोन जो है वापस चुकाऊंगा? मैं तो भाग जाऊंगा पैसा लेके। तो इसलिए बैंक क्या करता है, अपने पास गारंटी के तौर पे कुछ ऐसी चीज रखवाता है जिसकी कीमत लोन से ज्यादा हो। तब अगर कल को अगर वो जो लोन जिसने लिया है, अगर मान लो वो डिफॉल्टर निकल जाए या मान लो पैसा लेके भाग जाए, तो बैंक क्या करेगा, उसकी सारी प्रॉपर्टी को बेचना शुरू कर देगा। आपने विजय माल्या का नाम सुना होगा। यस सर, सुना है। Yes, sir. Yes, sir. नहीं पंजाब सुना सर। नेशनल बैंक से बहुत सारा लोन लेके वो भाग गए हैं। तो अब गवर्नमेंट क्या कर रही है कि उसकी जितनी भी चीजें हैं, चाहे उसका ऑफिस था, चाहे उसका घर था, चाहे उसका कोई भी चीज, जैसे प्राइवेट अगर जेट था, कुछ भी है, तो उसकी अब नीलामी कर रही है, उसको बेच रही है ताकि वो पैसा रिकवर कर सके। तो अब सविता के पास क्योंकि इस तरह का कोई वो नहीं है, उसके पास लैंड है, अगर उसको गिरवी रख देगी और कल को अगर लोन रिपे नहीं कर पाएगी, तो वो बैंक क्या करेगा, उसको अपने अंडर में ले लेगा। तो इन सब चीजों की वजह से, और सविता क्या है, उसको ऐसा भी हो सकता है कि कल को अगर वो लोन रीपे नहीं कर पाए तो उसको दोबारा भी लोन की जरूरत हो। बैंक क्या करता है, एक बार लोन देने के बाद जब तक वो लोन रीपे नहीं होगा तब तक नया लोन नहीं देता है। लेकिन जो तेजपाल है या ऐसे जो लार्ज फार्मर्स हैं, वो लोन के लिए कभी मना नहीं करेंगे, अगर पुराना लोन नहीं दिया है तो भी नया लोन दे देंगे। तो ये कुछ कुछ उसको सुविधाएं मिली है, कुछ फ्लेक्सिबिलिटी मिली है। तो उसकी वजह से वो क्या करती है, बैंक से लोन नहीं लेती है, वो ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे भी तेजपाल सिंह या इस जैसे जो लार्ज फार्मर्स हैं उनसे लोन ले लेती है। लेकिन इससे उसकी कंडीशन जो है और भी खराब हो जाती है। ये सबको समझ में आ गया? यस सर। यस सर, यस आ गया। सर। यस यस सर। ठीक ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हम 11 क्वेश्चन हो गया, 12 और 13 है ये आप छोड़ दीजिए। जैसे 12 में भी ये क्या करना है, टॉक टू सम ओल्ड रेजिडेंट्स इन योर रीजन एंड राइट अ शॉर्ट रिपोर्ट ऑन द चेंजेस इन इरिगेशन एंड चेंजेस इन प्रोडक्शन मेथड ड्यूरिंग द लास्ट 30 years। आपको अपने घर के आसपास रहने वाले जो पुराने लोग हैं, बूढ़े जो लोग हैं, जो काफी टाइम से वहां रह रहे हैं, उनसे आपको पता करना है कि इस एरिया में जो खेती होती है उसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं पिछले कुछ सालों में इरिगेशन में, कि पहले लोग इरिगेशन कैसे करते थे, आजकल कैसे कर रहे हैं। तो व्हाट आर द चेंजेस दैट दे हैव सीन इन लास्ट 30 years, ये आपको बातचीत करनी है, थोड़ा सा एक रिपोर्ट लिखनी है। तो ये बाद में कभी सिचुएशन जब नॉर्मल होंगी, जब हम बाहर बात कर सकते हैं, मिल सकते हैं किसी से, तब करेंगे। तो टाइम बिंग के लिए इसको छोड़ दीजिए। 13 क्वेश्चन है, व्हाट आर द नॉन फार्म प्रोडक्शन एक्टिविटीज टेकिंग प्लेस इन योर रीजन, मेक अ शॉर्ट लिस्ट। अब नॉन फार्मिंग एक्टिविटी जैसे हमने पालमपुर में पढ़ा था, 4 एक्टिविटी होती हैं, डेयरी, मैन्युफैक्चरिंग, शॉपकीपिंग और आपका ये ट्रांसपोर्ट। ऐसे ही हर एक एरिया में कुछ ना कुछ नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज होती हैं। तो आपके रीजन में जो होती है वो लिखनी है। तो इसका आंसर अलग अलग हो सकता है, तो इसको भी छोड़ दीजिए, नहीं करने की जरूरत है। 14 जो क्वेश्चन है, व्हाट कैन बी डन सो दैट मोर नॉन फार्म प्रोडक्शन एक्टिविटीज कैन बी स्टार्टेड इन विलेज, ये करना है। इसका मतलब है कि जो रूरल एरिया है, जो विलेजेस हैं, उसमें नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज को शुरू करने के लिए, क्योंकि सारा काम फार्मिंग से करने के बाद फार्मर्स के पास कुछ एक्स्ट्रा इनकम नहीं बचती है, तो इसलिए उसको नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज करनी पड़ती है। तो कौन कौन सी नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज हैं जिसको किया जा सकता है ताकि विलेजेस में जो है नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज अच्छे से चल सके। तो क्या क्या चीजें की जा सकती है इसमें? नंबर 1 है, the government should set up schemes whereby this landless laborer and small farmers are able to get cheap loans to start small individual community businesses। आपने सेल्फ हेल्प ग्रुप का नाम सुना है कभी? सेल्फ हेल्प ग्रुप? हाँ सर, सुना है। यस सर, सुना क्या है। होता है, बताइए फिर क्या होता है सेल्फ हेल्प? सर उसमें बहुत सारे महिलाएं जो होते हैं वो मिलके ग्रुप बनाते हैं और हर मंथ में पैसा रखते हैं। मतलब एक
अमाउंट रखते हैं जिसमें मतलब शायद 100 कभी मतलब हर मंथ को सेम टाइप का अमाउंट रखते हैं, उसके बाद जब किसी को जरूरत होती है तो वहां से लोन देते हैं। शाबाश शाबाश। तो ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है ना, उसका फायदा क्या होता है कि सविता जैसे जो फार्मर्स हैं, जो जिनको पैसे की सख्त जरूरत है और कम लोन चाहिए, 3,000 रुपए इज नॉट अ बिग डील। 3,000 रुपए के लिए बैंक में जाना भी बड़ा अजीब सा लगता है। तो ये उनको कम लोन चाहिए, 2,000 रुपए, 1,500 रुपए, छोटा मोटा बिजनेस शुरू करने के लिए। मान लो गांव में कोई शॉप खोलना चाहता है, छोटी मोटी शॉप, जिसको जिसको मान लो 2,000 रुपए चाहिए, 3,000 रुपए चाहिए, तो वो किससे लाए? तो इसके लिए गांव में छोटी छोटी स्कीम्स चलती है। आजकल तो बैंक्स भी बन गए हैं गांव में, जो जिनकी प्रोसेस बहुत सिंपल होती है, वो आसानी से लोन दे देते हैं। और ये सेल्फ हेल्प ग्रुप में तो ये फायदा है कि ये बिना किसी गारंटी के भी लोन दे देते हैं। तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, ऐसी स्कीम्स चलानी चाहिए, ऐसे ऐसे कुछ ना कुछ उनको सिस्टम बनाना चाहिए, ताकि जो छोटे फार्मर्स हैं या जो लेबरर्स हैं, उनको एक्स्ट्रा कुछ नॉन फार्मिंग एक्टिविटी करने के लिए कम रेट पे सस्ता उनको लोन मिल जाए। एक तो काम ये करना चाहिए। दूसरा, इन एडिशन टू financial assistance, the government should set up rural workshop to enable the villagers to build on their skill levels. अब पैसे से तो सहायता कर दी, लेकिन अगर मान लो मुझे कुछ काम करना ही नहीं आता है, मान लो मैं एक फोटोकॉपी शॉप खोलना चाहता हूँ, मुझे लोन भी मिल गया उसके लिए, लेकिन मेरे में वो स्किल नहीं है, तो गवर्नमेंट को पैसे के साथ साथ लोगों को स्किल भी देना चाहिए, है ना? आपने एक हमारा जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम है स्किल इंडिया करके, सुना होगा आपने कभी? सर सुना है। तो स्किल इंडिया में क्या होता है, गांव में जो रूरल जो लोग हैं, जो कम पढ़े लिखे हैं, उनको क्या है, कुछ ना कुछ स्किल सिखाई जाती है। स्किल का मतलब कुछ भी हो सकता है, वो कपड़े सिलना सिखाना भी एक स्किल है। को थोड़ा बहुत कंप्यूटर का डिप्लोमा करवा दिया, वो भी स्किल है। मतलब ऐसी उनको चीज सिखा देना कि वो अपना रोजगार, छोटा मोटा रोजगार जो है अपना शुरू कर सके। तो गवर्नमेंट को पैसे देने के साथ साथ ऐसी स्किल भी उनको प्रोवाइड करनी चाहिए, कुछ वर्कशॉप लगानी चाहिए जिनको उस ऐसी ऐसी चीजें जो है वो सिखाई जानी चाहिए। और थर्ड है, द गवर्नमेंट शुड ऑल्सो वर्क टुवर्ड इम्प्रूविंग the infrastructure of villages so that the rural parts of the country is well connected to the urban areas. और आपने देखा होगा कि कई गांवों में ना बिजली है, ना वहाँ अच्छी रोड्स हैं, ना वहाँ पानी की सुविधा है, आज भी जो है गांव में बिजली नहीं है। तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, इस तरह की जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, अच्छे स्कूल्स, अच्छे हॉस्पिटल, अच्छी रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा, ये सब भी प्रोवाइड करनी चाहिए, ताकि हमारे गांव भी जो है वो अर्बन एरिया से अच्छी तरह कनेक्टेड हो जाएं। कि अगर मान लो कुछ चीज शहर में बेचने जानी है, तो अच्छे से ढंग से इजीली जो है मार्केट तक आदमी पहुंच सके, या कुछ चीज खरीद के लानी है तो रूरल लोग है वहां इजीली वहां पहुंच पाए। तो गवर्नमेंट को इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी काम करना चाहिए, ताकि हमारा जो रूरल पार्ट्स है, हमारे जो विलेजेस हैं, दे शुड बी वेल कनेक्टेड विद द अर्बन एरियाज। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। ये खत्म होता है, इसके एक्सरसाइज क्वेश्चंस एज इट इज ये जो आप देख रहे हैं, ये मैं आपको गूगल जो क्लासरूम है उसमें अपलोड कर दूंगा, व्हाट्सएप पे भी भेज दूंगा। इसको आप लिख लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए नोट्स के बाद। और ये आपका चैप्टर कंप्लीट है। इसके बाद आपका टेस्ट रहता है, मोस्ट प्रोबेबली कल आप टेस्ट के लिए तैयार रहिए, एक टेस्ट छोटा सा हम ले लेंगे।